नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि गुप्ता एक बार फिर से स्मार्ट विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके विषय बायो के साथ। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, या टीईटी से संबंधित हो, सुपर टेट से संबंधित हो, यूपीपीएससी से संबंधित हो। इन सभी एग्जाम्स में मेरा ये जो टॉपिक है वो काम आने वाला है, ठीक। और मैं आपको एक चीज ये भी बता देना चाहती हूँ कि एकेडमिक की जो क्लासेस होती हैं, जैसे कि क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका की खोज के बारे में बताया था, उसके सिद्धांत के बारे में बताया था, और सिद्धांत के बाद मैंने कोशिका के प्रकार के बारे में बताया था और जीवद्रव्य के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीवद्रव्य से। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। कल मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य की खोज के बारे में बताया था, और जीवद्रव्य के मैंने जीवद्रव्य को पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज मैं जीवद्रव्य में आपको और भी प्रॉपर्टीज इसकी बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म में जो इसका द्रव्य पाया जाता है, अंदर जो द्रव्य में उपस्थित जो कण होते हैं उसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है उसको पढ़ेंगे। उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म की, और प्रोटोप्लाज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म जो होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्लाज्मा लेमा, दूसरा टोनोप्लास्ट, और दूसरा क्या है, दोनों के मध्य का भाग। देखिए ऐसे, जैसे कि आपकी सेल है ना, ये जो आपकी सेल है, तो ये जो सेल है तो इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे ऊपर सबसे बाहर की परत कौन सी होती है, कोशिका की भित्ति होती है। उसके बाद क्या होती है, कोशिका की झिल्ली। तो ये जो कोशिका की झिल्ली है यही आपका क्या है, प्लाज्मा लेमा। उसके बाद यहाँ पे क्या पाई जाती है, रिक्तिका, वैक्यूल्स पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, ठीक। तो ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल की जो झिल्ली है, ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और जो थर्ड पार्ट है आपका वो क्या है, दोनों के मध्य का भाग, यानी कि ये जो प्लाज्मा लेमा है और ये जो टोनोप्लास्ट है, इसके मध्य का ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा लेमा की स्ट्रक्चर, यानी कि जो कोशिका की झिल्ली है वो उसमें उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, और टोनोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आइए चलिए देखते हैं। जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। किन्होंने कहा था, हक्सले ने कहा था। जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किन्होंने कहा था, हक्सले ने। आप भी बोलिए मेरे साथ, किन्होंने कहा था, हक्सले ने कहा था, ठीक। पिछली वीडियो जो थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको जीवद्रव्य की जो खोज है मैंने आपको बताया था कि परकिंजे ने किया था, बाय मिस्टेक, सॉरी वो गलत हो गया था। परकिंजे ने नहीं, डुजार्डिन ने। परकिंजे ने नाम दिया था और डुजार्डिन ने खोज की थी। तो आप जहां पे भी उसको नोट किए हैं आप प्लीज उसको सुधार लीजिएगा, ठीक। मैंने उल्टा बता दिया था, मैंने खोज में नाम देने वाले को जोड़ दिया था और जो नाम था उसमें मैंने खोज को जोड़ दिया था। तो चलिए देख लेते हैं, नाम किन्होंने दिया, परकिंजे ने। परकिंजे किन्होंने दिया, परकिंजे, बोलते रहे मेरे साथ, किन्होंने दिया, परकिंजे ने दिया, नाम दिया। परकिंजे ने क्या दिया, जीवद्रव्य नाम दिया। प्रोटोप्लाज्मिक शब्द का प्रयोग किन्होंने किया सबसे पहले, परकिंजे ने। किस सन में, 19 नहीं, 1837 में, 1837, ओके। नेक्स्ट क्या है, खोज, जीवद्रव्य की खोज किन्होंने की, डुजार्डिन। किन्होंने की, डुजार्डिन। इनको आपको नोट करना है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं, इसलिए प्लीज आप जरूर इनको नोट करें और इनको मेरे साथ साथ बार बार दोहराएं, जिससे कि आपके माइंड में क्या होता जाए, ये फीड होता चले। हाँ, पहला क्या है, जीवद्रव्य का भौतिक आधार कौन है, किन्होंने कहा है, हक्सले ने कहा है, नाम किन्होंने दिया है, परकिंजे ने दिया है, और खोज किन्होंने की है, डुजार्डिन ने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवद्रव्य को हम क्या करते हैं, जीवद्रव्य की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जीवद्रव्य आपका क्या है,
ये जीव द्रव्य कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखता है, कणिका में दिखता है। कैसा दिखता है, कणिका में, ग्रैनुलर, ठीक, लाइक ग्रैनुलर। जो ये कणिका में होता है ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा, चिपचिपा, स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जीव द्रव्य। और इसमें जो अनेक प्रकार के कण होते हैं, इन कणों के बीच में क्या होती है, गतियां पाई जाती हैं। ठीक, जो ये गतियां होती हैं इन्हें प्रवाही गतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाही गतियां कहते हैं। तो और इनके कण में होने वाली जो गति होती है वो कैसी होती है, ऐसी ऐसी, ये, यानी किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में गति करते हैं। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीव द्रव्य में होने वाली, जीव द्रव्य में उपस्थित जो कण हैं उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है। और ब्राउनियन मूवमेंट की खोज किन्होंने की थी, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर जो यह मूवमेंट है उसका नाम दिया गया है ब्राउनियन मूवमेंट। दिमाग में बसा लीजिए, जीव द्रव्य में उपस्थित जो कण है उनमें जो गति होती है, कैसी गति होती है, ब्राउनियन मूवमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जीव द्रव्य में क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल, प्रोटीन, जल, प्रोटीन, डीएनए, ठीक, आरएनए, सॉरी डीएनए आरएनए नहीं, डीएनए आरएनए जो होता है वो किसमें पाया जाता है आपका, हाँ, जीव द्रव्य में भी मान सकते हैं क्योंकि जीव द्रव्य के अंतर्गत ही केंद्रक आता है। हालांकि ये केंद्र की प्रॉपर्टीज है, बट जीव द्रव्य में भी डीएनए आरएनए को हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ इसमें आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, है ना, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन। ये जो आयंस होते हैं ये भी जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। और अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जीव द्रव्य का जो जीव द्रव्य देखने में कैसा लगता है, चिपचिपा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, पारदर्शी होता है, स्वच्छ होता है। और जो जीव द्रव्य होता है उसका जो द्रव्य होता है, जो उसका प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, जो उसका प्लाज्मा होता है वो सॉल एंड जेल थ्योरी फॉलो करता है। सॉल एंड जेल क्या होता है कि सॉल यानी कि अर्ध एंड जेल, ये अर्ध तरल अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, अर्ध तरल। और ये कौन सी अवस्था होती है, अर्ध ठोस। कौन सी अवस्था होती है, अर्ध ठोस। तो ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं ये आपस में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जो सॉल्ट स्टेज से कभी जेल स्टेज में, कभी जेल स्टेज से कभी सॉल्ट स्टेज में। तो जीव द्रव्य की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है, सॉल्ट से जेल और जेल से सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम जीव द्रव्य को पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो जो जीव द्रव्य होता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें, पहला पार्ट है इसका क्या, जीव द्रव्य का साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आप इन शब्दों को जितनी बार बोलेंगे उतनी जल्दी आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि जो साइंस के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं बोलने में, क्योंकि वो आम लैंग्वेज तो होती नहीं है ना। जो विज्ञान की भाषा होती है, ये विज्ञान से जुड़े शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इनको हमें लर्न करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन ये कठिनाई आसान कब लगेगी, जब आप इसको बार बार बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब मैं बोलूँ तो आप इसको रिपीट जरूर करिए। ठीक, कोशिका द्रव्य। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, NUCLEOUS, न्यूक्लियस। ठीक, इसको क्या हम कहते हैं, केंद्रक। ये रहा कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कैसे, ये इधर चित्र में समझिएगा। ये रहा आपका केंद्रक और इस केंद्रक और इसके बीच में जो भाग है, कोशिका भित्ति के बीच में जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम 2 भाग में डिवाइड किए। एक तो ये कोशिका द्रव्य हो गया और ये क्या हो गया आपका, केंद्रक हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ने वाले हैं हम, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिएगा, अपनी नोट्स बनाते चले।
ठीक, कोशिका द्रव्य, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा क्योंकि बताया हुआ एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका, सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें किसमें? पहला पार्ट है इसका प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब करना इतना जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ लेते हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते हो अपने दिमाग में, तब तक आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स रट नहीं सकते हो, उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ? डिस्क्राइब भी कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन के बीच बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हाईलाइट करती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं क्या करूंगी, जब मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगी तो इस टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं आपको एक पूरा इसका एक साथ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, साथ में मैं अपनी हैंड राइटिंग से यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिख करके बताऊंगी कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट्स हैं इनसे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं। ठीक, कि मैम अलग से नहीं बताती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर के बीच बीच में भी मैं आपको बताती जाऊंगी, पॉइंट्स देती जाऊंगी और कॉन्सेप्ट जब सारे क्लियर हो जाएंगे, जब हम सारे ऑर्गन्स के बारे में, इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेंगे, तब फिर मैं आपको क्या दूंगी? पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस भी दूंगी। आप इसके लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा देखिए समझते भी जाइए, चित्र से भी समझते जाइएगा। ये आपका मैंने क्या बना दिया? कोशिका की भित्ति। आप सोचते होंगे कि बार बार मैम इसी स्ट्रक्चर को क्यों बनाती है? एक्चुअली क्या होता है कि आदत हो जाती है बनाने की। जो कोशिका होती है वो और भी दूसरे भी शेप्स की हो सकती है, अन्य शेप की होती है, लेकिन क्योंकि आदत हो जाती है बनाने की तो वही स्ट्रक्चर बार बार बनता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैम वही स्ट्रक्चर बार बार बना देती है। चलिए ये क्या है आपकी? ये कोशिका भित्ति है, कोशिका के बीच भित्ति के बीच में, और इसको छोड़ दीजिए। कोशिका की भित्ति के बीच में ये जो पूरा पार्ट है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा लेमा। ये रहा, क्या है ये? प्लाज्मा लेमा। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा पार्ट क्या है? ये जो रिक्तिका आपको दिख रही है, ये रिक्तिका, तो रिक्तिका की ये जो लेयर है ना, जिसने रिक्तिका को बना रखा है, ये जो झिल्ली है, इसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, समझ में आ गया। और जो आपका थर्ड पार्ट है, तो ये जो टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट और ये प्लाज्मा झिल्ली और ये केंद्रक झिल्ली, इनके बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है ये पूरा कवर कीजिए। ठीक, ये पूरा कवर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके बीच का भाग, यानी कि क्या बोलेंगे? दोनों झिल्लियों के बीच का भाग, दोनों झिल्लियों के बीच का भाग, दोनों झिल्लियों के बीच का भाग, बीच का भाग। आप ये वर्ड देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये भा नहीं झा है, क्योंकि मुझे ऐसे ही बनाने की आदत है। ये झा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ऐसे बनाऊं, लेकिन वो मुझसे जल्दी में ऐसे बन जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये झा है, झा से झिल्ली, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा लेमा के बारे में। प्लाज्मा लेमा है जो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि प्लाज्मा लेमा की जो संरचना है, वो उस संरचना के बारे में, चलिए मैं आपको डिस्क्राइब करती जाती हूँ, तो जब बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको बताती भी जाऊंगी। तो जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा की बनावट के बारे में, इसकी संरचना के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें कि 2-3 मत ऐसे हैं जो प्रचलित हैं, है ना। 2-3 थ्योरीज रहती है जो क्या है? प्रचलित है, तो जिनको प्रमुखता दी गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या पढ़ेंगे? पहला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, प्लाज्मा लेमा। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा लेमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और प्लाज्मा लेमा में भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिए हुए हैं, जिसमें से जो पहला मत है वो आपका कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी कि इस मॉडल में बताया गया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किन पदार्थों की बनी होती है और कितनी मोटी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था किन्होंने? डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। किन्होंने दिया था? डेविड रॉबर्टसन। अब आप लोग इसको आप हाईलाइट करेंगे। डेविड रॉबर्टसन, डेविड रॉबर्टसन 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस
संकल्पना किन्होंने दी थी? डेविड रॉबर्टसन ने दी थी। किस सन में की थी? 1959 में दी थी। ठीक, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जैसे ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली है ना, मैं इस प्लाज्मा झिल्ली के इतने से पार्ट को, इस पार्ट को क्या करती हूँ? बड़ा कर लेती हूँ। ठीक, इसको क्या करती हूँ? बड़ा कर लेती हूँ और उभार देती हूँ। तो ये ऐसे है 1 2 एंड 3, ये 3 लेयर में डिवाइड है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। तो इन्होंने कहा, डेविड रॉबर्टसन ने कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो डेविड रॉबर्टसन ने दिया है, इन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली टोटल कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने एंगस्ट्रॉम की? 75 एंगस्ट्रॉम की। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10 मिली माइक्रोन। समझ में आ गया? 1/10 मिली माइक्रोन, एक एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो मिली माइक्रोन है हमारा, इसका 10वां भाग क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये टोटल कितने एंगस्ट्रॉम की बनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, जिसमें ऊपर की ये जो लेयर है और ये जो नीचे की लेयर है, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की। कितने एंगस्ट्रॉम की? 20 एंगस्ट्रॉम की। 20 एंगस्ट्रॉम की ये और 20 एंगस्ट्रॉम की ये। तो 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है। मुझे लग रहा है आपको शायद ये वर्ड्स छोटे पड़ रहे होंगे देखने में, मैं इसको बड़े में बना देती हूँ। ठीक, क्या बताया? डेविड रॉबर्टसन ने बताया कि जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है वो टोटल कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक, कितनी की? 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें से जो ऊपर और नीचे की जो झिल्ली होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। और कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और ये जो बीच का पोर्शन है ये लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम का होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी कि जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है वो 3 लेयर से बनी होती है। किससे? ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर पाई जाती है और बीच में आपकी कौन सी लेयर पाई जाती है? लिपिड की लेयर पाई जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था? डेविड रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। और किस सन में दिया था? 1959 में दिया था। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जो उन ऑर्गन्स की जो झिल्लियां होती हैं वो इसी मॉडल पर आधारित होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड मॉडल क्या है? फ्लड मोज़ेक मॉडल। फ्लड मोज़ेक मॉडल। ठीक, ये जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है, हाँ, ये जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है आपका, ये किन्होंने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किन्होंने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। याद करिएगा, सिंगर एंड निकोलसन। बोलिए मेरे साथ साथ, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक, इन्होंने प्रस्तुत किया था। सिंगर एंड निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। किस सन में दिया था? 1972 में। किसमें? 1972 में। और वो किसमें था? 1959 में डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। और ये मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा की झिल्ली होती है तो वो क्या होती है? लिपिड की बनी होती है। पूरी झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। ऐसे ये लिपिड की झिल्ली बनी होती है। ये दिख रहा है आपको? लिपिड की बनी होती है। और जो प्रोटीन के कण होते हैं वो लेयर के रूप में नहीं पाए जाते। वो 2 प्रकार के इसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। जो कुछ प्रोटीन्स के जो कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? यहाँ पे धसे हुए होते हैं। बाहरी परत में ऐसे क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। और कुछ जो प्रोटीन के कण होते हैं वो भीतर धसे हुए होते हैं। ठीक, इनको हम कहते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि बाहरी और आंतरिक, है ना। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक और एक्सट्रिंसिक यानी क्या होता है? बाहरी। तो ये इन्होंने कहा था। लेकिन सबसे प्रचलित मत जो है कौन सा है? वो डेविड रॉबर्टसन का है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। और जो कोशिका में जितने भी कोशिकाएं पाए जाते हैं लगभग सभी में डेविड रॉबर्टसन का ही मॉडल जो है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसी से बने होते हैं। चलिए उसी मॉडल को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा लेमा का कार्य क्या होता है? कोशिका की बाहरी आघातों से रक्षा करना,
है ना, या कोशिका के अन्य पार्ट से क्या करते हैं, लेन देन की प्रक्रिया करना, आवागमन, है ना, जैसे कुछ आयंस हो गए और कोशिका के द्रव्य में उपस्थित कुछ पदार्थ हो गए तो उनका आवागमन होता है। तो ये आपका प्लाज्मा लेमा का कार्य होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा लेमा के बाद हमने क्या पढ़ा, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट भी लगभग यही होता है, टोनोप्लास्ट में भी आवागमन का ही कार्य होता है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कोशिका, इन दोनों के बीच में जो द्रव्य है जिसको हम कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं, तो कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं ऑर्गेन्स, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कौन कौन से ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, सबसे पहले अब मैं ऑर्गेन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, लाइसोसोम हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, और क्रोमोसोम हो गया। ठीक, तो मैं नोट डाउन कर देती हूँ, कुछ ऑर्गेन्स आपको बता देती हूँ और फिर हम क्रम से इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो मैं पार्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जितने भी कोशिका के ऑर्गेन्स हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। या तो इनकी खोज के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक, या इसके कार्य, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऑक्सीशोषण करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीशोषण। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और भी ऑर्गेन्स है। अब हम लगातार इनको पढ़ते चलेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम पढ़ेंगे खोज, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने देखा था। किन्होंने देखा था, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी, जो कीट होते हैं, है ना, कीटों की रेखित पेशी जो हमारे शरीर होती है, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे कि ये हाथ मेरा ऐसे मूव कर रहा है, हम चलते हैं, पैरों में मूवमेंट होता है, तो ये हमारी मूवमेंट क्या होता है, पेशियों के कारण होता है। हमारा जो शरीर होता है वो बना होता है किससे, पेशियों से बना होता है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक तो रेखित पेशी होती है, दूसरी आरेखित पेशी होती है, और तीसरी कौन सी पेशी होती है, हृदय पेशी होती है। तो जो आपकी रेखित पेशी है, रेखित पेशी में इन्होंने देखा था, कोलिकर ने किसमें देखा था, रेखित पेशी में देखा था। तो यानी कि अगर पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो आपको क्या बताना है, कोलिकर ने की है। ठीक, खोज किन्होंने की, कोलिकर ने की। नाम किन्होंने दिया, सी बेंडा ने। नाम किन्होंने दिया, सी बेंडा ने। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किन्होंने प्रयोग किया, सी बेंडा ने प्रयोग किया था। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके शेप एंड साइज। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप्ड होता है। और अगर मैं इस रॉड शेप्ड को क्या कर दूं, इसको मैं काट दूं यहाँ से, है ना, इसका सेक्शन कर देती हूँ, तो सेक्शन में हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर कुछ कैसा दिखाई देगा, जैसे ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड बना दिया है, तो मैंने इसका सेक्शन कर दिया, तो ये मुझे अंदर से कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा। ये तो हो गई बाहरी लेयर, है ना, ये जो लेयर है ये क्या है, बाहरी लेयर हो गई। और जो इसकी आंतरिक भित्ति है वो कैसी होती है, वो ऐसे उंगली के समान ऐसे मुड़ी होती है। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक, इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कण पड़े होते हैं, डीएनए होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो झिल्ली है इसमें क्या होते हैं, कुछ कण लगे होते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। ये रैकेट के बल्ले के समान कुछ कण लगे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। तो इसके हम शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1 से 5, मैं मिस कर रही हूँ, मुझे लगता है शायद मिलीमाइक्रोन। ठीक है,
बाय द वे अगर बाई मिस्टेक ये गलत भी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधरवा दूंगी। चलिए ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 0.5 से 8 मिली माइक्रोन। ठीक, समझ में आ गया? ये इसका शेप है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है कैसे? रॉड लाइट होती है, रॉड शेप होती है। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैं मिस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ये गलत बताया है। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं इसको दिमाग से हटा देती हूँ। चलिए इसको आप भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं स्ट्रक्चर में बता रही थी, शेप एंड साइज मैंने इसका बता दिया है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी संरचना के बारे में, तो मैं डिटेल से पढ़ूंगी। ये जो इसकी मैं डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, ये जो बाहरी परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। आउटर लेयर, ठीक। ये जो आंतरिक परत है इसे हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर। इन दोनों के बीच का स्पेस, ये जो आउटर लेयर है और ये जो इनर लेयर है, इन दोनों के बीच का स्पेस, इन दोनों के जो बीच का स्पेस है वो क्या कहता है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब हम अंदर का पार्ट देखेंगे। ये जो अंदर का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होती है? मैं क्या करती हूँ, ये जो आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत को क्या करती हूँ? बड़ा कर देती हूँ। ठीक, तो आंतरिक परत को या कैसे बड़ा कर दीजिए। तो ये आंतरिक परत को मैंने सीधा कर दिया है, कि जो उंगली के समान ऐसे घुसी हुई है, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में इसको क्रिस्टी कहते हैं। ये जो उंगली के समान संरचना है, जंतु कोशिका में हम इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका में हम इसे ट्यूब्यूली कहते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया। जंतु कोशिका में ट्यूब्यूली कहते हैं और पादप कोशिका में क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्योंकि पादप कोशिका क्या होती है? जंतु कोशिका की अपेक्षा थोड़ा बड़ी होती है। तो पादप कोशिका में उंगली के समान संरचना जो बनती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और जो जंतु कोशिका में होती है, तो जंतु कोशिका में जो मैंने आपको बताया आंतरिक भित्ति है, जो ये पास थोड़ा सटी हुई होती है, थोड़ा पतली होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ट्यूब्यूली एंड क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्रिस्टी बनाने जा रही हूँ। ये क्रिस्टी की सीधी लेयर मैंने बना दी है। ठीक, ये इसी क्रिस्टी को मैंने उठाया और इसको मैंने सीधा कर दिया है। और इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं। ये पार्टिकल्स क्या कहते हैं? F1 कण या F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक, इसे प्राथमिक कण भी कहते हैं, इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ऑक्सीसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें कि क्या होती है? जिसमें कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? भोजन का जरण किया जाता है, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी बॉडी में अगर पूछा जाता है कि ऊर्जा जो होती है किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ठीक, एटीपी से एटीपी कैसे कन्वर्ट होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको आउटर लेयर बता दिया, मैंने आपको इसके बीच की स्पेस के बारे में बता दिया। ये जो स्पेस है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स भरे होते हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं क्रिस्टी में। जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी की जो लेयर होती है, लेयर में क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, F1 कण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। F1 पार्टिकल कोशिका के किस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं? तो F1 पार्टिकल कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या उपस्थित होते हैं? F1 कण। F1 कण को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कण भी बोलते हैं या प्राइमरी पार्टिकल भी बोलते हैं। और इसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम भी। इसको याद करना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसमें क्या पड़ जाता है? डीएनए। इसका खुद का डीएनए होता है। ये विशेषता है, ये इसकी क्या है? विशेषता है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए पाया जाता है और इसका खुद का क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, जिससे कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। यानी कि क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गई बात ना? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सेल्फ रेप्लिकेशन निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और दूसरा किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को तो कोशा के अंदर कोशा शब्द भी कहा गया है। कोशा के अंदर कोशा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल में पाया जाता है तो ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है? वर्क। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसका यही कार्य ही है, इसका कार्य ही यही है, ऊर्जा का निर्माण।
ऊर्जा के निर्माण के कारण इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसकी जो प्रोसेस है ये जब मैं पढ़ाऊंगी आपको श्वसन पढ़ाऊंगी, तो श्वसन में फिर मैं आपको ऑक्सी श्वसन पढ़ाऊंगी, तो ऑक्सी श्वसन में आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कोशिका की कोशिकांग के बारे में बता रही हूँ, उसके कार्य के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये जो कार्य का डिस्क्रिप्शन है ना, तो जो हमारा श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी। जब केमिकल श्वसन के बारे में, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है 2 चरणों में बटी होती है, तो जो उसकी केमिकल अभिक्रिया होती है तो उसमें मैं इसको बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। तो जो इसमें क्या होता है, एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई यानी 2, यानी कि एडेनोसिन में जब फॉस्फेट के 2 अणु होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फेट कहते हैं। अब जब तीसरा अणु इसमें जुड़ जाएगा एटीपी, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई। क्या कहलाएगा, ट्राई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब इसमें एक फॉस्फेट का अणु जुड़ता है इस एडीपी में, इस एडीपी में जब एक फॉस्फेट का अणु जुड़ता है तो ये जो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होती है, ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है ना। स्टोर हो जाने के कारण क्या होता है, ये एटीपी का निर्माण कर लेता है, और जब हमें ऊर्जा का प्रयोग करना होता है, जैसे कि मैं इस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रयोग कर रही हूँ, आप खुद ही देख रहे हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इवन जब हम लेटते हैं तो उसमें भी हमें ऊर्जा लगती है। क्यों, क्योंकि श्वसन क्रिया तो हो ही रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे मृत तरीके से लेट जाएंगे, कि नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो एटीपी से ऊर्जा कैसे मिलती है, जब ये इस एटीपी से ये जो फॉस्फेट का अणु है ये गायब हो जाएगा, है ना, ये टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, जिसका कि प्रयोग हम अपने एक्टिविटीज में करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, यानी कि डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में और ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती रहती है। ये लगातार प्रोसेस होती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्क हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड। क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया के नाम किसने दिया था, सीबेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो किसमें होता है, तो जो इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में उपस्थित जो F1 कण होते हैं, इसलिए इसमें F1 कण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक। और इसमें खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, इसमें खुद का अपना राइबोसोम पाया जाता है, जिससे कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्रिया हो सकती है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। हाँ, एक और बात, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ भी जाती हूँ तो मैं आपको लास्ट में बार बार बता रही हूँ कि मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन की एक सीरीज बना करके दूंगी, है ना, अपने हैंड राइटिंग से लिखी हुई क्वेश्चन की सीरीज आपको दूंगी, पीडीएफ भी आपको दूंगी, तो आपको जिससे कि क्वेश्चंस को रटने में दिक्कत ना हो। आप डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पॉइंट्स को लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। एक आप जो इमेजिनेशन होता है वो आप कर सकते हैं कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है और ऐसा कुछ F1 पार्टिकल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड, तो ये जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड को 3 पार्ट में, प्लास्टिक यानी लवक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लवक। प्लास्टिड की खोज किसने की, शिम्पर ने की थी। किसने की थी, शिम्पर ने। और प्लास्टिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, हेकल ने। इन्होंने किया था, हेकल ने, याद रखिएगा, शब्द का प्रयोग किया था हेकल ने, और जो खोज थी वो किन्होंने की थी, शिम्पर ने की थी। प्लास्टिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या प्लास्टिड 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करते, 3 प्रकार के होते ही है प्लास्टिड। कौन कौन सा, पहला होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। दूसरा है आपका कौन सा, हरित लवक, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक।
अच्छा, आपको तो पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो हरे क्यों दिखाई देते हैं? हरित लवक के ही कारण होते हैं। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नाम के वर्णक पाए जाते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं, इसलिए वो हरे दिखाई देते हैं। और कोशिका में इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि पूरी पत्ती हमें क्या दिखाई देती है? हरी दिखाई देती है। तो पौधे में जो हरा रंग होता है वो किनके कारण होता है? हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं समझेंगे, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको जहां भी जरूरत महसूस हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको तुरंत नोट करिए, तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। और अब हम क्या पढ़ेंगे? हरित लवक के बाद हम पढ़ेंगे क्या? वर्णी लवक। वर्णी या रंगीन, वर्णी या रंगीन लवक आते हैं हरित लवक में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की खोज किसने की? शिम्पर ने। लवक की खोज किसने की? शिम्पर ने। हरित लवक की खोज किसने की? शिम्पर ने की, ठीक। किन्होंने की? शिम्पर ने। हरित लवक कैसा दिखाई देता है? इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ऐसा होता है कुछ, ये हरित लवक है। ये थैली है, जो इसकी जो झिल्ली है वो भी किसको फॉलो करती है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को ही फॉलो करती है, ठीक है। और इसके बीच में क्या बना होता है? ये मैट्रिक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा होते हैं। और इस स्ट्रोमा को डिवाइड करती है ये लैमेली, लंबी लंबी पतली पतली झिल्ली, इन्हें हम क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेली, ठीक है। ये जो लैमेली होते हैं, तो लैमेली के बीच में सिक्के के ढेर के समान संरचना पाई जाती है। इन सिक्कों के ढेर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और एक सिक्के को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। एक सिक्का थैलाकॉइड, यानी ग्रेना के ढेर को आप ले लीजिए और इस ढेर में जो सिक्का एक है इसे हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। और जो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड में ही क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम्स पाए जाते हैं इसकी लेयर में। और थैलाकॉइड में ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। तो हरित लवक के जो कार्य हैं इसके बारे में अब हम कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज का समय हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हरित लवक के बारे में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, और इसमें अगर मैंने एक दो पॉइंट्स छोड़े भी होंगे तो मैं उनको भी आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो इसका लाभ है वो आप तक ही ना सीमित रह जाए और भी स्टूडेंट्स को मिलता जाए, ठीक। शुक्रिया।